Hello everyone, welcome back to Rise with Jeet. We have successfully completed our Polity Simplified series, जिसमें हमने एवरीथिंग रिलेटेड टू पॉलिटी बहुत डिटेल में देखा था, जैसे कि कीवर्ड्स हो गए, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हो गए, लैंडमार्क जजमेंट्स, कमिटी रिकमेंडेशंस क्या क्या है पॉलिटी में, देन ट्रिक्स टू रिमेंबर फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, और पॉलिटी के आंसर्स में हमें इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन लिखना कैसे, ये सब कुछ हमने पॉलिटी सिंप्लीफाइड सीरीज में काफी डिटेल में कवर कर लिया था। एंड इन्हीं लाइंस पर हम इकोनॉमी सिंप्लीफाइड सीरीज को आज स्टार्ट कर रहे हैं मेंस के लिए, जिसमें हम इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड सब कुछ काफी डिटेल में कवर करेंगे। एंड आज के वीडियो में हम इकोनॉमी के जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको काफी डिटेल में देखेंगे, उनसे रिलेटेड करंट के जो एग्जांपल्स हैं वो भी कवर करेंगे। अगर आपने इंडियन इकोनॉमी के नोट्स ऑलरेडी बना लिए हैं थीम वाइज, तो आपको बस उन नोट्स में ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को थीम वाइज ही अपडेट करना है। एंड अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो जब भी आप इंडियन इकोनॉमी को स्टार्ट करें तो इस वीडियो की हेल्प से जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं बस वो आप वहां पर अपडेट कर दीजिए एंड उनको ट्राई कीजिए जब भी आप मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हो तब इनको यूज करने का। इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पर्टिकुलर वीडियो को मैंने जीएस मेंस इकोनॉमी के सिलेबस के बेसिस पर डिवाइड कर दिया है, जिससे हमें आइडिया लग जाए कि कौन सा पर्टिकुलर कीवर्ड हमें सिलेबस के किस टॉपिक में यूज करना है। जैसे कि जीएस मेंस इकोनॉमी के सिलेबस में जो सबसे पहला टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी में, वो दिया हुआ है इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये थीम 1 हो गई हमारी। एंड थीम 1 से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला कीवर्ड है ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम। इसका मतलब होता है अ सिचुएशन वेयर बोथ द कॉर्पोरेट सेक्टर, जो कि कंपनीज होती हैं, एंड द बैंकिंग सेक्टर फेस अ स्ट्रेस्ड बैलेंस शीट। ठीक है, जो उनकी बैलेंस शीट होती है उसमें वो स्ट्रेस फील करते हैं विद हाई कॉर्पोरेट डेब्ट एंड राइजिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन दी बैंक। इसका मतलब सिंपल सा क्या है कि बैंक और कंपनी दोनों की जो बैलेंस शीट होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो बेसिकली लोन दे नहीं पाते एंड उसके वजह से इनकी भी बैलेंस शीट खराब हो रही है एंड जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक के लिए आ जाती है। क्यों? क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब क्या है कि लेट्स से कि इनको लोन दिया तो ये बैंक होप में होता है कि ये लोन वापस आएगा। सिंस ये कॉर्पोरेट वहां पर डिफॉल्ट कर देते हैं तो वो पैसा जो है वो बैंक के पास वापस नहीं आता, तो इनकी भी बैलेंस शीट खराब हो जाती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं बैलेंस शीट सिंड्रोम। ठीक है, एंड इसी के लिए आरबीआई ने बेसिकली असेट क्वालिटी रिव्यू हो गया, आईबीसी में जो रिफॉर्म्स है वो सब लाने की भी कोशिश की थी, जिससे कि जो एनपीएस है वो रिड्यूस हो पाए। ठीक है, देन हमारा सेकंड कीवर्ड है डेमोग्राफिक डिविडेंड यूटिलाइजेशन। डेमोग्राफिक डिविडेंड यूटिलाइजेशन का मतलब है स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ अ कंट्रीज लार्ज यूथफुल एंड वर्किंग एज पॉपुलेशन टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड दी डेवलपमेंट। मतलब इसका सिंपल सा यही है कि जैसे इंडिया हो गया, अब इंडिया में जो यूथफुल पॉपुलेशन है, वर्किंग एज पॉपुलेशन है, उनको हम इफेक्टिवली कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, उनको हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो यूथ है वही हमारा एक तरीके से डेमोग्राफिक डिविडेंड है। ठीक है, अगर हम उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पा रहे हैं, चैनलाइज कर पा रहे हैं, तभी वो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो पाएगा। राइट, क्योंकि आपने सुना होगा जैसे कि जापान में अब एजिंग पॉपुलेशन हो गई है। ठीक है, तो उनके पास अब वो डेमोग्राफिक डिविडेंड का फैक्टर अब अवेलेबल नहीं है, बट इंडिया के पास अभी है, बट ये कुछ ही समय के लिए है। ठीक है, आज से 2030 2035 तक ये डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं रह पाएगा इंडिया के पास। राइट, तो इसका हम यूटिलाइजेशन प्रॉपर्ली कर पा रहे हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, एंड इसी चीज को गवर्नमेंट को एड्रेस करने के लिए बेसिकली उन्होंने स्किल इंडिया मिशन स्टार्ट किया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में रिफॉर्म लाए थे। ठीक है, हमारा थर्ड कीवर्ड है इकोनॉमिक रेजिलियंस। इसका मतलब होता है एबिलिटी ऑफ एन इकोनॉमी to recover quickly from a crisis or shock and return to a growth path। मतलब सिंपल से ये है कि कोई भी आर्थिक संकट आ जाता है, लेट्स से इकोनॉमिक डिजास्टर आ जाता है, तो इकोनॉमी की कैपेसिटी क्या होती है कि जल्दी से वो रेजिलियंस दिखाए। ठीक है, मतलब जल्दी खड़े होकर फिर से जो पहले जैसी थी उस वैसी हो जाए या फिर उससे भी और अच्छी हो जाए। ठीक है, आपको याद होगा जब कोविड-19 पेंडेमिक आया था तब भी इंडियन इकोनॉमी ने एक स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस को शो किया था। ठीक है, और तभी हमारी वी शेप रिकवरी हुई थी। तो ये बेसिकली इकोनॉमिक रेजिलियंस को शो करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है रिसोर्स कर्ज मैनेजमेंट। मतलब हैंडलिंग एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ बीइंग रिच इन दी नेचुरल रिसोर्स। तो होता क्या है बेसिकली, कभी कभी आपके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी एक तरीके से कर्ज का काम करने लगते हैं। जैसे कि कोल हो गया। अब ठीक है, कोल को हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज तो कर रहे हैं, बट एक तरीके से ये हार्मफुल इफेक्ट भी डाल रहा है एनवायरनमेंट में। ठीक है, एयर पॉल्यूशन में। तो ये सब क्या है, एक तरीके से आप उनको रिसोर्स का यूज तो कर रहे हैं, लेकिन वो एक तरीके से कर्ज का काम कर रहे हैं और उन्हीं का प्रॉपर्ली हमें मैनेजमेंट करना है। ठीक है, फिर सरकार ने ग्रीन एनर्जी रिलेटेड जो भी स्टेप्स लिए तो वो रिसोर्स कर्ज मैनेजमेंट के लिए दी। ठीक है, उसका हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है क्वांटिटेटिव ईजनिंग। मतलब सेंट्रल बैंक पॉलिसी ऑफ इंक्रीजिंग मनी सप्लाई टू स्टिमुलेट दी ग्रोथ इन दी इकोनॉमी। इसका सिंपल सा मतलब यही होता है कि आरबीआई बेसिकली मनी सप्लाई को बढ़ा देता है जिससे कि इकोनॉमी में बूस्ट आ जाए। ठीक है, आरबीआई बॉन्ड खरीदने लगता है मार्केट में पैसा डालने के लिए। राइट, तो ये क्या हो जाता है हमारा क्वांटिटेटिव ईजनिंग। जैसे कि ऑपरेशन ट्विस्ट आपने सुना होगा, प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा हुआ है। देन इसी लाइंस में हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है मॉनेटरी ट्रांसमिशन। मतलब मैकेनिज्म बाय विच आरबीआई रेट चेंजेस ट्रांसमिट टू बैंक्स एंड दी फाइनल बोरोवर्स। मतलब सिंपल सा इसका यही है कि आरबीआई अपने रेपो रेट्स वगैरह को चेंज करता है जिससे कि
आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है प्रॉपर्ली ट्रांसमिट हो पाए लोकल लेवल तक, ठीक है? जैसे आरबीआई रेपो रेट को हाइक करता है या फिर कम करता है, जिससे कि मॉनेटरी ट्रांसमिशन अच्छे से हो पाए एंड अकॉर्डिंगली जो इन्फ्लेशन है वो भी कंट्रोल कर पाए। देन है ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी, मतलब कोएग्जिस्टेंस ऑफ मॉडर्न फॉर्मल जो इकोनॉमी एंड ट्रेडिशनल इनफॉर्मल सेक्टर से हो। इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि दोनों टाइप की इकोनॉमीज का कोएग्जिस्टेंस करना, मतलब कि जैसे कि अर्बन और रूरल इकोनॉमी इंडिया में है, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर भी है, रिच और पुअर का डिवाइड भी है, ठीक है? तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली इंडियन इकोनॉमी इज अ काइंड ऑफ ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है? उसके बाद हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है इन्फॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर, मतलब इंक्रीजिंग रिलायंस ऑफ ऑन इनफॉर्मल अनरेगुलेटेड जॉब्स लेकिंग सोशल सिक्योरिटी। मतलब इसका सिंपल सा ये होता है कि बिना रेगुलेशन वाली जितनी भी जॉब्स होती है ना, उन पे डिपेंडेंस बढ़ना एंड वही प्रेजेंट होना इंडियन इकोनॉमी में। तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है कि उन वर्कर्स के पास एक तो सोशल सिक्योरिटी नहीं होगी एंड वही बेसिकली हमारी इन्फॉर्मलाइजेशन कर रहा है लेबर्स का, ठीक है? देन हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है जॉबलेस ग्रोथ, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट प्रोपोर्शनल जॉब क्रिएशन लीडिंग टू एम्प्लॉयमेंट। आई थिंक ये मेंस में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है कि जॉबलेस ग्रोथ का इंपैक्ट क्या हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है बेसिकली कि इकोनॉमी तो आपकी ग्रो कर रही है, ठीक है, बट अकॉर्डिंगली करस्पॉन्डिंगली आपकी जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही है, ठीक है? मतलब आपकी ग्रोथ हो रही है बट एट द सेम टाइम आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए एआई का एडवांसमेंट हो रहा है, ठीक है? अब एआई एडवांसमेंट से क्या होगा, आपकी मे बी इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगे, लेकिन क्या होगा, जॉब्स जो है वो शायद कम भी हो सकती है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है? उसके बाद हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू द इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। सिंपल से इसका मतलब ये है कि कृषि से इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में हमारा आना वर्कफोर्स का, ये एक तरीके से क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारा जो पूरा पूरा इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है उसका ही ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, ठीक है? देन हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है ग्रोथ डायग्नोस्टिक, मतलब आइडेंटिफाइंग की ऑब्स्टिकल्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब कोई भी देश का अगर आर्थिक विकास होना है, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी है, उनको रोकने के लिए कौन कौन से बड़े ऑब्स्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं और उन ऑब्स्टिकल्स को कैसे हम इफेक्टिवली नेविगेट कर पा रहे हैं, हटा पा रहे हैं, उसको ही हम बोलते हैं ग्रोथ डायग्नोस्टिक, ठीक है? जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ला रही है, ये क्या है बेसिकली, ये जो कंस्ट्रेंट थे, ये ऑब्स्टिकल्स थे हमारी ग्रोथ के लिए। तो इसलिए बेसिकली गवर्नमेंट ने लेबर रिफॉर्म्स लाए, लैंड रिफॉर्म्स लाए, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स लाए, ठीक है? जो कंस्ट्रेंट है उनको हटाना एक तरीके से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है जेंडर डेवलपमेंट गैप। जेंडर डेवलपमेंट गैप का मतलब होता है डिस्पैरिटी इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बिटवीन मैन एंड दी वुमेन। सिंपल सा इसका मतलब क्या है कि डेफिनेशन से ही हमें क्लियर हो रहा है बेसिकली कि जो डिस्पैरिटी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में एग्जिस्ट करती है मैन एंड वुमेन के बीच में, ठीक है, उससे ही उनका जो डेवलपमेंट है वो बेसिकली हिंडर होता है, ठीक है? आप इंडिया की रैंकिंग भी देखेंगे, आई थिंक 129 है आउट ऑफ 146 कंट्री जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है? देन हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है डिमांड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, मतलब इकोनॉमी की एबिलिटी टू एब्जॉर्ब इंक्रीज डिमांड फॉर गुड्स एंड दी सर्विसेज। इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी का गुड्स और सर्विस की बढ़ती डिमांड को हैंडल करने की जो कैपेसिटी होगी उसको आप क्या बोलोगे, डिमांड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, ठीक है? देन हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है डिजिटल लैंडिंग इकोसिस्टम, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइडिंग क्विक एंड एक्सेसिबल क्रेडिट टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। आपने काफी ज्यादा सुना भी होगा कि बहुत सारी यूपीआई एप्स आने लगी है जो डायरेक्टली लोन प्रोवाइड कर देती है वन क्लिक पर, ठीक है? तो ये क्या है बेसिकली डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आसानी से आपको लोन दे पाए, क्रेडिट दे पाए। इसके फायदे भी और नुकसान भी है, ठीक है? लेकिन हमें बस ये कीवर्ड्स को यूज करना है अपने आंसर्स में। देन हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। मैंने आपको इन्फॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर बताया ना, उसी से रिलेटेड है फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, मतलब ब्रिंगिंग इनफॉर्मल एक्टिविटीज अंडर द फॉर्मल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है? मतलब सिंपली इनफॉर्मल सेक्टर को आप क्या कर रहे हैं, फॉर्मल कर रहे हैं। फॉर्मल कैसे करते हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स देकर, उनका रजिस्ट्रेशन कर कर। आपको जैसे पता भी होगा जीएसटी आया, उद्यम पोर्टल आया, ई श्रम पोर्टल आया, तो ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उनको कार्ड दे रहे हैं, तो ये सब फॉर्मलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन हो रहा है उनका, फॉर्मलाइजेशन हो रहा है एक तरीके से जो हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी थी, इनफॉर्मल लेबर से उनका। देन हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है गिग इकोनॉमी डायनामिक्स, मतलब ग्रोथ ऑफ शॉर्ट टर्म फ्लेक्सिबल जॉब्स ड्रिवन बाय द डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये आपको पता भी होगा जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है जो फ्लेक्सिबल जॉब्स को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? जैसे कि ओला हो गई, उबर हो गई, स्विगी जोमेटो की डिलीवरी हो गई, अर्बन कंपनीज हो, ये क्या है बेसिकली गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी पर यूपीएससी मेंस में काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक? नीति आयोग की ये रिपोर्ट भी आई थी अभी रिसेंटली गिग वर्कफोर्स से रिलेटेड, जिसमें उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया था कि अप्रोक्सीमेटली अभी 7 से 8 मिलियन गिग वर्कर्स हैं जो कि 2020-2021 में, जो कि 2029 में आई थिंक एक डेकेड के बाद अप्रोक्सीमेटली 23.5 मिलियन हो जाएगा। तो ये काफी बड़ा प्रोजेक्शन था जो कि गिग इकोनॉमी से रिलेटेड था, ठीक है? उसका हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है फिलिप्स कर्व ब्रेकडाउन, मतलब द ट्रेडिशनल इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट नो लॉन्गर होल्ड्स ट्रू विद बोथ हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट कोएग्जिस्ट। तो फिलिप कर्व आपको पता होगा जैसे कि इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में एक काइंड ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। ये अगर टूट जाए और दोनों ही एक साथ बढ़ने लगे, मतलब इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और साथ ही आपका अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फिलिप कर्व ब्रेकडाउन। आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में, बहुत अच्छा कीवर्ड है ये, ठीक? एंड यही अभी करंट ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो भी है, तो आप इसको डेफिनेटली यूज कीजिए। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली कि इन्फ्लेशन तो हो ही रहा है, राइट, कंट्री में ग्लोबल लेवल पर भी, एंड करस्पॉन्डिंगली जो सप्लाई साइड शॉक्स हो रहे हैं,
ठीक है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, ऑयल का सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली, हमारे जो सेंट्रल बैंक्स हैं, आरबीआई हो गया जैसे, वो इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ को साइमल्टेनियसली हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट स्टैग्फ्लेशन रिस्क, मतलब साइमल्टेनियस स्टैग्नेंट ग्रोथ एंड परसिस्टेंट इन्फ्लेशन। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि आपका ग्रोथ बेसिकली स्टैग्नेंट हो जाए, ठीक है, और इन्फ्लेशन भी आपका बढ़ लगे, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्टैग्फ्लेशन रिस्क, ठीक है। आपको जैसे याद होगा 2025 के अराउंड अभी फूड प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है, तो ये एक तरीके से स्टैग्फ्लेशन का ही कंसर्न दिखा रहा है जीडीपी ग्रोथ पे, ठीक है। देन हमारा जीडीपी ग्रोथ मोमेंटम, मतलब सस्टेन्ड एंड स्ट्रॉन्ग रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो भी इंडिया का हो भी रहा है, ठीक है। सिंपल सा इसका मतलब यही है कि देश के जीडीपी लगातार स्ट्रॉन्ग रेट से ग्रोथ होना, ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, जीडीपी ग्रोथ मोमेंटम, ठीक है। देन हमारा स्ट्रक्चरल रिजिडिटी, मतलब लॉन्ग टर्म ऑब्स्टिकल्स इन द इकोनॉमी दैट ब्लॉक द रिफॉर्म्स एंड द ग्रोथ। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि जो भी ऑब्स्टिकल्स इकोनॉमी में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि ब्लॉक करते हैं हमारे ग्रोथ को रिफॉर्म्स लाने में, ठीक है, तो एक काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स, जैसे कि आपको पता होगा कि लैंड एक्विजिशन में काफी ज्यादा डिले होते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक रोड ब्लॉक है जो कि ग्रोथ लाने में हमारे एक तरीके से ऑब्स्टिकल का काम करता है, ठीक है। लेबर लॉज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, अगर कोई लेबर रिफॉर्म लाते हैं तो भी बहुत ज्यादा यूनियन सपोज करते हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली स्ट्रक्चरल रिजिडिटी, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स और इफेक्ट, मतलब बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ वेल्दी इवेंचुअली रीचिंग ऑल द इनकम लेवल बॉटम ऑफ द पिरामिड पर जो है वो। इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है, बेसिकली जो भी वेल्दी लोग हैं, ठीक है, उनका फायदा पूरेस्ट ऑफ द पुअर तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है। तो जो ये हमारा पिरामिड होगा, अब यहाँ पर टॉप 1% लोग होंगे, ठीक है, तो उनका जो बेसिकली वेल्थ है, जो पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में है, उन तक उनका जो भी प्रॉफिट्स है वो पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स। यही एजुकेशन के लिए भी लाया गया था बहुत पहले कि टॉप 1% को एक एजुकेट कर दो, तो इनकी एजुकेशन जो सबसे नीचे हिस्से के लोग हैं वो भी एजुकेट हो जाएंगे, ठीक है। एंड अभी भी यही डिबेट चलती है बेसिकली कि ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स जो है वो एक्चुअली में गरीबों का फायदा कराएगी या नहीं करवाएगी, ठीक है। आप यूनियन बजट की जो डिबेट सुनेंगे उसमें भी यही बोलते हैं बेसिकली, एंड इसी रीजन से बेसिकली बोला जाता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इज मच बेटर देन दी ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डिसाइसिवनेस एंड डिमांड। ये जो चार 4D है, पीएम मोदी 4D मंत्र फॉर ग्रोथ, आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं मे बी अपने कंक्लूजन में, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया। 4D बेसिकली मंत्रा है ग्रोथ के लिए, ठीक है। उसके बाद अपना नेक्स्ट कीवर्ड है काइट। काइट का मतलब है नॉलेज एंड आईटी बेस्ड इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी ड्रिवन बाय नॉलेज एंड दी आईटी टेक। सिंपल सा मतलब नाम से क्लियर हो रहा है, काइट को भी आप यूज कर सकते हो अपने कंक्लूजन में, क्योंकि इंडिया भी अभी राइज कर रहा है इन्हीं दो सेक्टर्स में पर्टिकुलरली, ग्लोबल आईटी एंड नॉलेज हब, जैसे कि डिजिटल इंडिया हो गया, यूपीआई हो गया, ओएनडीसी हो गया, एआई के जो मिशन अभी इंडिया लेके चल रहा है, तो ये सब क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉलेज एंड दी आईटी बेस्ड इकोनॉमी। देन हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है इकोनॉमिक शॉक एब्जॉर्बर, मतलब ऐसी पॉलिसी या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म दैट इकोनॉमी विदस्टैंड एंड रिकवर फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स लाइक ग्लोबल रिसेशन इन दी ऑयल प्राइसेस। काफी सिंपल वे में समझते हैं, क्योंकि ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इकोनॉमिक शॉक ऑब्जर्वर मतलब सिंपली वो होता है कि जो भी कोई भी नीतियां हैं या फिर कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, जो कि बाहर बहुत बड़े अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, ठीक है, कोई भी ग्लोबल रिसेशन आ गया, मंदी हो गई, ठीक है, तेल की जो कीमतें हैं उनमें उछाल हो गया या फिर काफी कम हो, ये बेसिकली क्या है, इकोनॉमिक शॉक्स हैं। तो वो इंस्टीट्यूशन, वो पॉलिसी जो इनको बहुत इजीली एब्जॉर्व कर ले, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर ले, उनको हम बोलेंगे इकोनॉमिक शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। उसका हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है इकोनॉमिक कन्वर्जेंस। इकोनॉमिक कन्वर्जेंस का मतलब होता है प्रोसेस वेयर पुअर इकोनॉमीज ग्रो फास्टर टू कैच अप विद द रिच, मतलब जो भी पुअर इकोनॉमीज हैं, ठीक है, वो बेसिकली बहुत ज्यादा रेट से ग्रो कर रही हैं टू कैच अप विद द ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक कन्वर्जेंस इन फ्यूचर। देन हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है, ये आई थिंक मोदी जी की ही स्टेटमेंट थी, ग्रोथ व्हीकल ऑफ इंडिया इज रनिंग ऑन 4 व्हील्स। पहला है सोसाइटी, दूसरा है गवर्नमेंट, तीसरा है एनकरेजिंग इंडस्ट्री एंड फोर्थ है नॉलेज, ठीक है। ये बेसिकली जो चार व्हील्स है, इस पर बेसिकली इंडिया का जो ग्रोथ व्हीकल है वो रन कर रहा है, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये भी मोदी जी ने ही बोला था, एंड इसको आप बहुत अच्छे कंक्लूजन में लिख सकते हैं। लास्ट है हमारा वी शेप्ड रिकवरी, ठीक है, मतलब शार्प इकोनॉमिक डिक्लाइन फॉलोड बाय एक्चुअली शार्प रिकवरी। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि कोविड आया तो कोविड में इंडियन इकोनॉमी नीचे जाना शुरू हुई, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर कुछ स्टेप्स ली गवर्नमेंट ने, तो इंडियन इकोनॉमी यहाँ पर ऊपर जाना शुरू हो गई। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली एक वी शेप रिकवरी हुई इंडियन इकोनॉमी की, ठीक है, इसी को बोलते हैं वी शेप रिकवरी, ठीक है। तो ये हमारी थीम, तो ये हमारे जो सबसे पहला टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हमने वो कवर लिए। अब नेक्स्ट है हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ, तो इससे रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देख लेते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला कीवर्ड है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। काफी ज्यादा सुना भी होगा आपने। इसका मतलब सिंपल से ये होता है कि रेगुलर अनकंडीशनल कैश पेमेंट टू ऑल द सिटीजंस टू इंश्योर अ बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब सबको एक तरीके का एक रेगुलर, बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पर एक तरीके का कैश पेमेंट का गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक, जिससे कि जो भी सिटीजंस हैं वो एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रख पाए, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है राइजिंग इनकम डिस्पैरिटीज, मतलब ग्रोइंग गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर।
आपने ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी आई थी, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बोला था उन्होंने कि आई गेस टॉप 10% 77% ऑफ द इंडियन वेल्थ को होल्ड करते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, इनकम के बेसिस पे। देन हमारा थर्ड कीवर्ड है डिजिटल डिवाइड। इसको भी हमने काफ़ी बार सुना होगा। ये इसका मतलब होता है गैप बिटवीन दी दोज़ विद एंड विदाउट द एक्सेस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। मतलब सिंपल सा इसका यही है कि दोज़ पीपल जिनके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी की एक्सेस है एंड जिनके पास नहीं है, इन दोनों के बीच में कितना गैप एग्जिस्ट करता है। जैसे कि रूरल का इंटरनेट पेनिट्रेशन अप्रोक्सीमेटली 37%, 37% है। अर्बन का इंटरनेट पेनिट्रेशन आप देखेंगे अर्बन सिटीज का तो अप्रोक्सीमेटली 65% जाता है। तो ये एक तरीके से क्या है, डिजिटल डिवाइड है, ठीक। एंड ऐसा बोला जाता है अप्रोक्सीमेटली 40 करोड़ इंडियंस है, दे स्टिल लैक इंटरनेट एक्सेस। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिजिटल डिवाइड। फिर हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब नॉलेज एंड स्किल्स टू मैनेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज इफेक्टिवली फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। मतलब इसका सिंपल सा क्या है कि पैसे का मैनेजमेंट और उसके लिए जो भी नॉलेज रिक्वायर है या फिर स्किल्स रिक्वायर है उनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है, उसको क्या बोलोगे, फाइनेंशियल लिटरेसी, ठीक है। एंड इसी के लिए गवर्नमेंट काफी ज्यादा अपने प्रोग्राम्स भी लॉन्च करती है, ठीक है, स्कीम्स लाते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गया, ठीक है, उसके बाद आरबीआई के बहुत सारे इनिशिएटिव्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनेंशियल लिटरेसी को इंप्रूव कराने के लिए रूरल एंड अर्बन पुअर जो है उन दोनों के बीच में, ठीक है, और उनको एम्पावर करने के लिए कि वो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाए। देन हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है इनकम डिस्पैरिटी, मतलब डिफरेंस इन अर्निंग अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल एंड दी ग्रुप्स, ठीक है। ये राइजिंग इनकम डिस्पैरिटी से ही रिलेटेड है। इसका सिंपल सा मतलब यही है बेसिकली कि अलग अलग लोगों के बीच में या फिर वर्ग के बीच में जो इनकम का अंतर है या फिर डिफरेंस है वो एग्जिस्ट करना, ठीक है। जैसे आप रूरल अर्बन इनकम गैप भी देखेंगे तो आई गेस अर्बन पर कैपिटा इनकम 2.3 लाख रहती है, ठीक है, वेरेज जो रूरल पर कैपिटा इनकम है वो अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 लाख रुपए है, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इनकम डिस्पैरिटी है, ठीक है, वो एग्जिस्ट कर रही है। देन हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है रिसोर्स एलोकेशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक फंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोमोट द इक्विटेबल ग्रोथ फॉर ऑल द सिटीजंस। ये क्या है, रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है। मतलब सिंपल सा ही है कि पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक तरीके से बराबरी का डिस्ट्रीब्यूशन करना जिससे कि ग्रोथ जो है वो इंक्लूसिव हो सके। बजट्स में आपने सुना होगा, ठीक है, कि रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए एक पर्टिकुलर रिसोर्स का एलोकेशन होना, 2 लाख करोड़ का लेट से एलोकेशन हो गया। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि रूरल डेवलपमेंट भी हो सके, नॉट जस्ट अर्बन डेवलपमेंट हो, इसलिए इंक्लूसिव ग्रोथ रिसोर्स एलोकेशन इफेक्टिवली होना। देन हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी। ये हमने ऑलरेडी सुना हुआ है, मतलब ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज और बेनिफिट्स डायरेक्टली टू द बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में टू रिड्यूस द लीकेज। एक काफी फेमस सेइंग भी है, ठीक है, कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 1 रुपए भेजती है तो वो जो रूरल लेवल पर पैसा वो आते आते आई गेस 25 पैसा बचता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बीच में इतने ज्यादा मिडिल मैन एग्जिस्ट करते हैं जो कि इस 1 रुपए को 25 पैसा बना देते हैं पहुंचते पहुंचते, अपना कट लेते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से करप्शन हो रहा है। अब इस करप्शन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट लाया, ठीक है, कि कोई भी सब्सिडी है, कोई भी बेनिफिट है, वो जो भी बेनिफिशियरी है, ठीक है, जो भी लाभार्थी है उसके डायरेक्ट अकाउंट में डाला जाए, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इवन इकोनॉमिक सर्वे की ही रिपोर्ट है कि अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख करोड़ की लीकेजेस सेव हुई है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के आने के बाद, ठीक है। एलपीजी हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, फूड सब्सिडी होती है, पीएम किसान योजना, ये सब कुछ डीबीटी के थ्रू ही होता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, मतलब एक्सटेंड टू विच पीपल हैव इंश्योरेंस कवर, ठीक है। डायरेक्ट समझ में आ रहा है हमको कि कितने लोगों का पास बीमा का कवरेज है, ठीक है, क्योंकि अगर कवरेज होगा तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, फाइनेंशियल रिस्क। ऐसा बोला जाता है कि हम सब एक हेल्थ इमरजेंसी से दूर है अपनी पॉवर्टी लाइन से। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हेल्थ इमरजेंसी किसी भी घर में आ जाती है तो इतना ज्यादा अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 लाख का बिल बनता है। तो वो जो 20 लाख का बिल है उससे आपका बेसिकली एक लाइन दूर है, बस एक स्टेप दूर है पॉवर्टी लाइन में आने से। तो यही रिप्रेजेंट करता है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कितना ज्यादा है, क्योंकि ये आपकी फाइनेंशियल रिस्क को कम करता है। देन हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है सोशल सिक्योरिटी नेट या फिर सोशल सेफ्टी नेट, गवर्नमेंट प्रोग्राम दैट प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम द इकोनॉमिक शॉक्स। मतलब ऐसे गवर्नमेंट के प्रोग्राम जो कोई भी इकोनॉमिक चैलेंजेस आ जाए, मतलब आर्थिक मुसीबतें अगर आ जाती हैं उनसे बचाने के लिए गवर्नमेंट एक तरीके का सोशल सिक्योरिटी नेट प्रोवाइड करती है, ठीक है। जैसे कि पीएम किसान योजना हो गई, ओल्ड एज पेंशन योजना हो गई, ठीक है, एनएफएसए हो गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी हमारे पास है। तो ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सोशल सिक्योरिटी नेट, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है गेरियाट्रिक सिक्योरिटी स्कीम्स, मतलब प्रोग्राम्स इंश्योरिंग फाइनेंशियल एंड हेल्थ केयर सपोर्ट फॉर द एल्डरी पॉपुलेशन, ठीक है। जो भी हमारी एजिंग पॉपुलेशन है, एल्डरी पॉपुलेशन है, उनके लिए कौन कौन सी स्कीम्स एग्जिस्ट करती है उन्हीं को बोला जाता है गेरियाट्रिक सिक्योरिटी स्कीम्स, ठीक है। आपने सुना भी होगा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना हो गई, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन हो गई, तो ये सब इन्हीं से रिलेटेड है। उसके बाद हमारा लास्ट माइल कनेक्टिविटी नाम से क्लियर हो रहा है, इंश्योरिंग सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंटरनेट, वेलफेयर रिमोटेस्ट ऑफ द रिमोट एरिया में पहुंच रही है नहीं, इसको आप बोलोगे लास्ट माइल कनेक्टिविटी, क्योंकि ये जब पहुंचेगी तभी आपका क्या होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। फॉर एग्जांपल अब जैसे एयरटेल है वर्सेस बीएसएनएल। अब लेट से अगर बोला जाता है एयरटेल को कि आप अरुणाचल प्रदेश जाकर वहां पर टावर लगाइए, ठीक है,
तो एयरटेल सबसे पहले क्या कंसीडर करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में मुझे प्रॉफिटेबिलिटी होगी या नहीं, तभी मैं वहां पर टावर लगाऊंगा। वेयरएस बीएसएनएल जो कि पीएसयू है, ये क्या कंसीडर करेगा कि मुझे इंक्लूसिव ग्रोथ करानी है, मतलब अगर एक इंसान भी है तो मुझे इंक्लूसिव ग्रोथ कराने के लिए वहां पर टावर लगाना कंपलसरी हो जाता है। तो ये है लास्ट माइल कनेक्टिविटी। अभी रिसेंटली एक एग्जाम्पल भी काफी ज्यादा फेमस हुआ था कि जापान में एक ऐसा गांव है जहां पर सिर्फ एक स्टूडेंट को लेने के लिए वहां पर स्पेशली ट्रेन आती है। तो वो एक स्टूडेंट का बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंक्लूसिव ग्रोथ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर है डेप्रीवेशन इंडेक्स, मतलब मेजर ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड है। मतलब इसका सिंपल से ये है कि पॉवर्टी का मेजर आप मल्टीपल डायमेंशंस के हेल्प से करें, ठीक है, ना कि जस्ट इनकम के बेसिस पे, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, लिविंग स्टैंडर्ड्स हो गए। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डेप्रीवेशन इंडेक्स। उसका बाद हमारा नेक्स्ट है इंक्लूसिव वेलफेयर पॉलिसीज, मतलब गवर्नमेंट के वो प्रोग्राम्स जो कि इंश्योर करते हैं इक्विटेबल एक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। नाम से क्लियर हो रहा है ये भी कि सभी को शामिल करने के लिए जो भी सरकारी योजना है, ठीक है, उसको आप क्या रिप्रेजेंट करोगे, इंक्लूसिव वेलफेयर पॉलिसी। जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गई, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंक्लूसिव वेलफेयर पॉलिसी, ठीक है। देन हमारा मिसिंग मिडिल मैन या फिर मिडिल इनकम ट्रैप, मतलब सिचुएशन वेयर अ कंट्री अचीव्स मिडिल इनकम स्टेटस बट देन स्ट्रगल्स टू ट्रांजिशन टू अ हाई इनकम इकोनॉमी। वर्ल्ड बैंक की एक काफी फेमस स्टडी आई थी जिसमें उन्होंने ये शो किया था कि ये एक ऐसा ग्राफ है, ठीक है, ये यहाँ पर इनकम है, यहाँ पर ये कंट्रीज हैं, ठीक है। तो लो इनकम कंट्रीज है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, जिनकी इनकम भी अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 20 के डॉलर बोल सकते हो आप, ठीक। उसके बाद यहाँ पर इंडिया है, ये अपर मिडिल इनकम कंट्रीज है। देन है चाइना, ठीक है, देन है हाई इनकम कंट्री। अब हो क्या रहा है, चाइना एंड इंडिया ये दोनों बेसिकली मिडिल इनकम ट्रैप में, ये जो दोनों इकोनॉमी है, ये हाई इनकम जो है यहाँ पर 80 के डॉलर कुछ होगा जो जितना भी, वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिडिल इनकम ट्रैप। मिडिल इनकम ट्रैप का सिंपल सा मतलब अगर आपको समझना है तो यही है कि ऐसी सिचुएशन जहां पर कंट्रीज मिडिल इनकम का स्टेटस तो अचीव कर लेती हैं लेकिन उनको हाई इनकम इकोनॉमी कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लगता है। देन हमारा नेक्स्ट जेंडर डेवलपमेंट गैप, मतलब डिफरेंस इन द डेवलपमेंट आउटकम एंड अपॉर्चुनिटीज बिटवीन द मेन एंड द वुमेन। अब इसको आप मल्टीपल फैक्टर्स के थ्रू मेजर करते हो, जैसे कि हेल्थ इंडिकेटर हो गया, एजुकेशन इंडिकेटर, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कितना ज्यादा है, यही जेंडर डेवलपमेंट गैप कहलाता है। जेंडर डेवलपमेंट गैप का आपका सिंपल सा मतलब अगर आपको समझना है तो यही है कि मेल एंड फीमेल के बीच में उनके विकास, बेसिकली उनका डेवलपमेंट में कितना ज्यादा गैप एक्सिस्ट करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो 2024 में आई थी, उसमें भी उन्होंने रैंकिंग जब दी थी तो यही बताया था कि अप्रोक्सीमेटली 129th नंबर पे इंडिया है आउट ऑफ 148 कंट्रीज, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देयर एग्जिस्ट अ ह्यूज जेंडर डेवलपमेंट गैप इन इंडिया, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट है लर्निंग पॉवर्टी, मतलब inability of a children to read and understand simple text by the age of 10 impacting the human capital, right। इसका मतलब सिंपल से यही है कि 10 साल के बच्चों का सिंपल टेक्स्ट भी नहीं पढ़ पाना, ठीक है, और वो डायरेक्टली किस पर इंपैक्ट डालेगा, हमारे ह्यूमन कैपिटल। यू विल बी शॉक टू नोइंग दैट कि प्री कोविड के टाइम पर अप्रोक्सीमेटली 55% चिल्ड्रंस थे जो इसमें फॉल करते थे, ठीक है, इंडिया में। पोस्ट कोविड के टाइम पर यही ना 70% हो गया, मतलब 70% लोग अभी भी ऐसे हैं जो नॉर्मल इनेबिलिटी ऑफ अ चिल्ड्रन, जो नॉर्मल रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिंपल टेक्स्ट बाय द एज ऑफ 10 नहीं कर पा रहे। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लर्निंग पॉवर्टी। एंड इसी के बाद हमारा लास्ट कीवर्ड है यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन, मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम इंश्योरिंग हेल्थ केयर, इनकम सिक्योरिटी, सपोर्ट फॉर ऑल दी सिटीजन, मतलब सभी के लिए हेल्थ केयर, इनकम सिक्योरिटी, ऐसे सपोर्ट्स का एग्जिस्ट करना। गवर्नमेंट इसके लिए स्टेप्स भी लेती है, आयुष्मान भारत योजना हो गया हेल्थ से रिलेटेड, इससे कि यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन जो कि वनरेबल सेक्शन है एटलीस्ट उनको अच्छे से मिल पाए, ठीक है। तो ये हमारी इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हमने उनको कवर कर लिया। एंड इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक है गवर्नमेंट बजटिंग। ये मेंस में एज इट इज दिया हुआ मेंस के सिलेबस में। अब इससे रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को देख लेते हैं। तो इसमें ना सबसे पहला कीवर्ड है डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। ये प्रीलिम्स में भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है डेफिसिट फाइनेंसिंग से रिलेटेड। मतलब इसका यही होता है कि बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट टू मीट द फिस्कल डेफिसिट व्हेन रेवेन्यू फॉल शॉर्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। मतलब सिंपल से यही है कि सरकार जब अपने घाटे को पूरा करने बेसिकली आरबीआई से या फिर मार्केट से लोन ले लेती है, कर्ज ले लेती है और नए नोट्स का प्रिंट भी कर देती है। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग। जो भी आपका डेफिसिट आया उसको आप फाइनेंस कर रहे हैं, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है जीरो बेस्ड बजटिंग, मतलब बजटिंग मेथड वेयर ऑल एक्सपेंसेस मस्ट बी जस्टिफाइड फ्रॉम द जीरो बेस, नॉट बेस्ड ऑन द प्रीवियस। तो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि कोई भी नया गवर्नमेंट से अगर स्कीम लॉन्च हो रही है, ठीक है, तो होता क्या था पहले कि लेट से अगर कोई भी एक योजना है जैसे पीएम किसान हो गई, अब इसमें ऐसा अज्यूम कर लिया कि मान लीजिए 2 लाख करोड़ रुपए 2020-21 के टाइम पे दिए हुए हैं। अब 2022 का जब बजट बैठेगा, ठीक है, या फिर 2023 का जब बजट बैठेगा, तब ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि 2 लाख करोड़ तो ऑलरेडी दे दिए थे, तो अब 2 लाख करोड़ के ऊपर 3 लाख करोड़ से शुरू करते हैं। नहीं, जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब सिंपल सा यही होता है कि आप इसको अज्यूम कर लो जीरो। अब मुझे आप जस्टिफाई करो कि आपको 3 लाख करोड़ क्यों चाहिए, ठीक है, या फिर 2 लाख करोड़ 2.5 क्यों चाहिए, ठीक है। तो आप अज्यूम कर लो कि जितने भी एक्सपेंसेस थे मस्ट बी जस्टिफाइड फ्रॉम दी जीरो, ठीक है। ये नहीं कि 2 लाख तो आपके लगेंगे ही और उसके ऊपर से आप मांगो कि मुझे 1 लाख करोड़ और दे दो, ऐसा नहीं होगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो बेस्ड बजटिंग। देन हमारा ऑफ बजट बोरोइंग, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, प्रीलिम्स में पूछा हुआ है। लोन्स टेकन बाय द गवर्नमेंट बॉडीज नॉट इंक्लूडेड इन मेन बजट ऑफन टू बाईपास द डेफिसिट लिमिट्स। मतलब इसका सिंपल सही होता है कि कभी भी फिस्कल डेफिसिट में
कि गवर्नमेंट क्या करती है, कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो गई जो उनके अंडर है, उनसे लोन ले लेगी, ठीक है? और उसको बेसिकली बोरोइंग में नहीं दिखाएगी। क्यों? इससे क्या होगा, अदरवाइज़ फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, ऐसा शो होगा, राइट? तो उसको छुपाना, ठीक है? ये क्या कहलाता है? ऑफ बजट बोरोइंग, ठीक है? गवर्नमेंट लोन तो ले रही है बट नॉट इंक्लूडेड इन द मेन बजट, ठीक है? देन हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है पब्लिक एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी, मतलब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग फॉर मैक्सिमम आउटपुट। सिंपल सा इसका मतलब यही रहेगा कि जो भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, सरकारी जितने भी खर्चे हो रहे हैं, कितना असर वो एक्चुअली में सोशल लेवल पर दिखा रहे हैं, ठीक है? एक्चुअली पब्लिक का वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है? या फिर वो टोटली वेस्ट हो रहा है, तो उनका बेसिकली जो पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा है, उनकी एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है? ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? पब्लिक एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी। देन हमारा आउटकम बजटिंग, मतलब बजट सिस्टम दैट फोकसेस ऑन द आउटकम और रिजल्ट्स ऑफ अ गवर्नमेंट स्पेंडिंग रादर देन जस्ट द अमाउंट ऑफ मनी। मतलब आप इसको ऐसे समझिए, जैसे कि कोई भी एक योजना आती है कि डिजिटल इंडिया ही समझ लीजिए। अब डिजिटल इंडिया में एक योजना मान लीजिए ये है कि आपको गाँव में जाके कंप्यूटर्स लगाने हैं, ठीक है? स्कूल्स में। तो अब ये अज़्यूम नहीं करेंगे कि लेट्स से मान लीजिए 50,000 करोड़ के कंप्यूटर मैंने इस गाँव में लगाए, मतलब कि वो अचीवमेंट हो गया उस स्कीम का, ऐसा नहीं अज़्यूम करना है। जब भी वो 50,000 करोड़ के हमने कंप्यूटर लगाए, उससे बेसिकली जो स्टूडेंट्स पढ़े, उनको क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है? उनका बेसिकली डिजिटल लिटरेसी बढ़ा या नहीं बढ़ा, उसको बोलते हैं आउटकम। आउटपुट नहीं देखना है, हमें आउटकम देखना है कि भैया हमें मिला क्या इन द एंड ये अचीव करके, ठीक है? देन हमारा है फिस्कल ट्रैक। फिस्कल ट्रैक का मतलब होता है व्हेन टैक्स रेट्स एंड इन्फ्लेशन रिड्यूस कंज्यूमर्स एबिलिटी स्पेंड टू स्पेंड एंड स्लोइंग द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। मतलब सिंपल सा इसका ये है कि महंगाई और टैक्सेस से लोगों के खर्चे की कैपेसिटी जो भी कम होती जाती है, ठीक है? हाई जीएसटी के टैक्स रेट होंगे तो क्या होगा? एक तरीके से वो फिस्कल ड्रैग को कॉज करेगा। क्यों? क्योंकि वो कंज्यूमर की स्पेंडिंग को भी कम कर देता है। देन हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है जेंडर बजटिंग, मतलब एलोकेशन ऑफ द फंड्स टू एड्रेस जेंडर स्पेसिफिक नीड्स एंड प्रमोट इक्वालिटी अमंग देम, ठीक है? मतलब बजट को इस तरीके से बनाना कि उसमें एक जेंडर पर्सपेक्टिव को भी आप इंक्लूड करें, ठीक है? एंड हम ये शो कर पाएँ कि गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स हैं, उससे महिलाओं को एक्चुअली में क्या लाभ मिल रहा है, ठीक है? देन हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है ग्रीन बजटिंग, मतलब बजट एलोकेशन प्रायोरिटाइजिंग द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड द क्लाइमेट एक्शन। सिंपल सा मतलब है इसका कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लिए आप अलग से जो भी आउटले हो रहा है बजट के थ्रू वो हो, ठीक है? उसके बाद हमारा फिस्कल कंसोलिडेशन मेजर्स, अच्छा कीवर्ड है ये भी। पॉलिसीज टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट एंड द पब्लिक डेब्ट। उसके लिए हम क्या करते हैं? फिस्कल का कंसोलिडेशन करते हैं, ठीक है? मतलब फिस्कल डेफिसिट और पब्लिक डेब्ट को कम करने के लिए गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज ला रही है, ठीक है? लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मेंटेन करवाने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? फिस्कल कंसोलिडेशन। एंड इसी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट भी है, एफआरबीएम एक्ट, आपने सुना होगा। तो वो यहाँ पर बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। देन हमारा है फिस्कल मल्टीप्लाई इफेक्ट और फिस्कल स्टिमुलस, मतलब एम्पलीफाइड इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोविड के बाद आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया था। अब इसी के लिए गवर्नमेंट आ जाती है कि गवर्नमेंट क्या करेगी? थोड़ा-सा पैसा डालेगी मार्केट में, इसी को बोलते हैं फिस्कल स्टिमुलस। जिससे कि आपकी जो इकोनॉमी है उसमें पुश मिल जाए एक तरीके से। उसी को आप बोलोगे फिस्कल मल्टीप्लाई या फिर फिस्कल स्टिमुलस। मान लीजिए टैक्स रेट में कम कर दिया या फिर इकोनॉमी में डायरेक्टली पैसा दे दिया, ठीक है? पीएम किसान भी एक तरीके का यही काम करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड कर रहे हैं अपन, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? फिस्कल स्टिमुलस। उसके बाद हमारा है सनसेट क्लॉज। सनसेट क्लॉज का मतलब क्या होता है कि पॉलिसी प्रोविजंस एंड्स आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड अनलेस दे आर रिन्यूड। मतलब कि कोई भी पॉलिसी है, आप उसको ये अज्यूम नहीं करेंगे कि ये अनंत काल तक चलती रहेगी, नहीं। कोई भी पॉलिसी में अगर आप पैसे दे रहे हैं बजट के थ्रू, तो आपको ये फिक्स लिमिट सेट करनी होगी कि ये 2025 में पूरे पैसे एक्सपायर हो जाएंगे, ठीक है? या फिर 2030 में। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सनसेट क्लॉज एग्जिस्ट करता है उस पर्टिकुलर पॉलिसी से रिलेटेड, ठीक है? आपको याद होगा निर्भया फंड मैंने आपको पढ़ाया था पॉलिटी में। तो निर्भया फंड का जो फंड था वो आज तक अराउंड 10 साल हो गए यूज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें सनसेट क्लॉज एग्जिस्ट नहीं करता था। तो यही रिप्रेजेंट करता है सनसेट क्लॉज। देन हमारा है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब सिंपल सा ही होता है, हैवी गवर्नमेंट बोरोइंग रिड्यूस फंड्स अवेलेबल फॉर द प्राइवेट सेक्टर। बहुत अच्छा कीवर्ड है ये भी। आप इसको ऐसे समझिए कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मार्केट से पैसे उठा रही है, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनके पास पैसे नहीं बचेंगे, ठीक है? मार्केट से उठाने के लिए। तो जो प्राइवेट कंपनीज है वो कर्ज नहीं ले पा रही हैं। अब सिंस वो भी लोन नहीं ले पाएंगे तो वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज वो भी नहीं करा पाएंगे अपने एंड से। तो गवर्नमेंट की इस स्टेप के बेसिस पर क्या हुआ? क्राउडिंग आउट इफेक्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है? सरकार के ज्यादा उधार लेने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का कम होना, ठीक है? ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? क्राउडिंग आउट इफेक्ट। देन हमारा नेक्स्ट है सब्सिडी रेशनलाइजेशन, मतलब लिमिटिंग सब्सिडीज टू द नीडी एंड रिड्यूसिंग अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। मतलब इसका सिंपल सा ये है कि आप जो भी सब्सिडी ला रहे हैं उसको बहुत रिफॉर्म वे में लाएं, ठीक है? जिससे कि फिस्कल बर्डन गवर्नमेंट का डायरेक्टली बढ़ता ना है, ठीक है? देन हमारा है फिस्कल स्टेबिलिटी। सब्सिडी का आप रेशनलाइजेशन करेंगे तो फिस्कल स्टेबिलिटी अपने आप आएगी। मतलब फिस्कल स्टेबिलिटी का भी यही है कि गवर्नमेंट की एबिलिटी टू मेंटेन सस्टेनेबल फिस्कल पोजीशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है वो सस्टेनेबल वे में, जिससे कि जो भी हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो एक हेल्दी वे में चल सके, ठीक है? उसको ही हम बोलते हैं फिस्कल स्टेबिलिटी। देन हमारा टैक्स एवेजन हो गया, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स टेररिज्म। ये टैक्स से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, सबका अलग अलग मतलब है। टैक्स एवेजन का मतलब क्या होता है कि टैक्स ना देने का इलीगल तरीका, ठीक है? तो आप क्या कर रहे हो? टैक्स से एवेड कर रहे हो, जो रेवेन्यू कम करता है बेसिकली। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या हो गया कि आप लीगल लूप होल्स देखते हो, ठीक है? कानूनी तरीके ऐसे देखते हो जिससे कि आपको टैक्स कम करने का तरीका मिल जाए, ठीक है?
देन हमारा टैक्स टेररिज्म। टैक्स टेररिज्म का मतलब क्या होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज बना देंगे तो जो भी हमारे एनफोर्समेंट ऑफिसर्स हैं, ठीक है, एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो बेसिकली टैक्स पेयर को परेशान करने लगेंगे, तो इसी को हम बोलेंगे टैक्स टेररिज्म। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पॉलिसीज टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी थ्रू टैक्सेस एंड वेलफेयर। ये बहुत अच्छा कीवर्ड है। बेसिकली टैक्स और वेलफेयर से इनकम इनइक्वालिटी जो एग्जिस्ट कर रही है उसको आप कम करवा रहे हो, जैसे कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हो गया, एमजी नरेगा हो गया, पीएम किसान की जो योजना है वो भी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बेसिकली इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन कराना। ठीक है, देन हमारा पॉलिसी पैरालिसिस। पॉलिसी पैरालिसिस का मतलब होता है स्टेग्नेशन, व्हेन नो डिसीजन रिफॉर्म्स आर मेड आउट ऑफ अ फियर और लेथार्जी। मतलब सिंपल सा इसका यही है कि पॉलिसी बनाने में कोई भी देरी हो रही है, इनेक्शन हो रहा है, जिससे कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, वो हिंडर हो। ठीक है, एंड इसी चीज को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? फास्ट ट्रैक अप्रूवल लाना शुरू किया, सिंगल विंडो क्लियरेंस का कॉन्सेप्ट लाई, जिससे कि जो डिलेज हैं वो रिड्यूस हो पाए एंड मिडिलमैन भी हट पाए। देन हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, मतलब एक्सेसिव रेगुलेशन दैट हिंडर द इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि बहुत ज्यादा आपके रेगुलेशंस आने लगते हैं। ठीक है, रेगुलेटरी जंगल भी बोला जाता है इसको। इससे क्या होगा? जितने ज्यादा रेगुलेशंस होंगे वो इकोनॉमी की ग्रोथ को रोक देते हैं कि ये वाला पेपर चेक करा लाओ, ये आपका डॉक्यूमेंट नहीं है। ये क्या है? बेसिकली रेड टेपिज्म भी इसको एक तरीके से आप बोल सकते हो। इससे सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पे आता है? हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म का जो इंडेक्स है उस पर। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है वाइडनिंग गैप बिटवीन दी एस्पिरेशंस एंड दी अचीवमेंट, मतलब डिफरेंस बिटवीन दी गवर्नमेंट के टारगेट एंड एक्चुअल डिलीवरी हो कितनी रही है वो। सिंपल सा इसका मतलब यही है कि लोगों की उम्मीद एंड एक्चुअल पॉलिसी रिजल्ट जो आ रहे हैं उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस एग्जिस्ट करता है वो। जैसे आपको याद होगा डबलिंग फार्मर इनकम, ये 2022 का टारगेट था कि 2022 तक हम फार्मर की इनकम को डबल कर देंगे। ठीक है, लेकिन अभी 2025 हो चुका है, हुई क्या? नहीं हुई। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्चुअली अचीवमेंट कितना हुआ, वो एस्पिरेशंस क्या थी अपनी वो। देन हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है 3T टेस्ट फॉर द फिस्कल स्टिमुलस टू बी इफेक्टिव। ये आप रिकमेंडेशन में लिख सकते हैं अपने आंसर में, अगर फिस्कल स्टिमुलस से रिलेटेड कुछ आता है, कि आपका जो भी फिस्कल स्टिमुलस हो वो टाइमली हो, टेम्पररी हो एंड टारगेटेड हो। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है फिस्कल प्रूडेंस। फिस्कल प्रूडेंस का मतलब होता है केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट फाइनेंसेस टू अवॉइड द एक्सेसिव डेफिसिट, मतलब सरकार का जो भी फाइनेंसेस है उनको बहुत इफेक्टिवली ध्यान से मैनेजमेंट करना, जिससे कि जो डेफिसिट है वो कम से कम हो सके एंड उसको इफेक्टिवली हम एड्रेस कर पाए। ठीक है, देन हमारा है फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब ट्रांसफरिंग फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू स्टेट एंड दी लोकल गवर्नमेंट। आपको याद होगा जैसे कि फाइनेंस कमीशन ने क्या स्टेप लिया था? 42% से 41% स्टेट का डिवोल्यूशन कर दिया था। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट को पास कर रहे हैं। फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन बनता है, वो क्या बोलता है कि स्टेट की जो फाइनेंस फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोकल गवर्नमेंट के पास हो। तो यही ओवरऑल क्या बोला जाता है इसको? फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन। या आप रिकमेंडेशन में हमेशा लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट शुड ऑलवेज परस्यू फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन। क्यों? क्योंकि जो लोकल बॉडीज है उनको अपनी प्रॉब्लम्स का सबसे अच्छा आइडिया है, तो वो उन फंड्स का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, देन हमारा लास्ट कीवर्ड है एस्केप क्लॉज। एस्केप क्लॉज एफआरबीएम एक्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो डायरेक्टली उसमें मेंशन होता है। इसका मतलब सिंपल यही होता है, प्रोविजंस अलाउइंग टेम्पररी डेविएशन फ्रॉम द फिस्कल रूल्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। मतलब एफआरबीएम एक्ट में कुछ कुछ रूल्स मेंशन है कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो इतने परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्राइमरी डेफिसिट इतने परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिकली फिस्कल रूल्स है। अब एस्केप क्लॉज कब आता है? कि ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई मान लीजिए, ठीक है, तो उस इमरजेंसी सिचुएशंस में आप ये रूल्स को एक तरीके से आप एस्केप कर लेते हो, तो इसलिए बोला जाता है एस्केप क्लॉज। ठीक है, सो दिस इज इट फ्रेंड्स। वीडियो के लिए ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने पूरे इंडियन इकोनॉमी के जितने भी सिलेबस के टॉपिक्स हैं उनको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इंडियन इकोनॉमी का जो पहला थीम था वो इंक्लूसिव ग्रोथ एंड बजट, ये हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो जिसका पार्ट 2 होगा उसमें हम एक्सटर्नल सेक्टर हो गया, एलपीजी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी थीम्स और कवर कर लेंगे, जिससे हमारे इंडियन इकोनॉमी के सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को एंड टू एंड अच्छे से याद कर पाए। ठीक है, वीडियो का लेंथ लंबा होगा तो आपको भी रिटेन करने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम इसको दो पार्ट में अच्छे से कवर करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको और भी कोई भी चैलेंज हो रहा है आपकी प्रिपरेशन में तो भी मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। दिस इज अभिजीत साइनिंग ऑफ फ्रॉम राइज विद जीत। थैंक यू।